गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा के इस नए लेक्चर में। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था हेनरी और फैराडे का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यह पता करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी चुंबक के कारण क्या विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, और उन्होंने वो करके दिखाया था। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमारा जो टॉपिक है वो देखिए लिखा हुआ है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। वो जो नियम था, वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, और उसी एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष कुछ निकाल कर इन्होंने एक अपना नियम दिया फैराडे ने। ठीक है, तो जो हेनरी और फैराडे का जो नियम था, हमारा एक्सपेरिमेंट था, उसी एक्सपेरिमेंट से कुछ निष्कर्ष को निकालकर फैराडे ने अपना एक नियम दिया जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, आखिर वो नियम क्या था? तो उन्होंने दो नियम दिए थे, उस निष्कर्ष को निकालकर वो दो नियम दिए थे। पहले नियम को हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं एंड सेकंड फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट की अगर बात करें हम, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम, वो था क्या आखिर? तो ये जो नियम दिया इन्होंने फैराडे ने, वो उसी एक्सपेरिमेंट पे आधारित था। सारा नियम वहीं से इन्होंने उठाया था। ठीक है, और उसको अपना नाम दिया था। तो फर्स्ट लॉ में ये है हमारा फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था, उसमें उन्होंने ये बताया कि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद परिपथ अगर कोई क्लोज सर्किट है, उससे संबद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स उसके मान में परिवर्तन होता है, किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन होता है, तब इससे उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण, इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस विद्युत परिपथ में, उस बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और वह जो विद्युत धारा होती है वह प्रेरित विद्युत धारा होती है, क्योंकि वह जो प्रेरित विद्युत धारा वहां उत्पन्न हुई वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न हुई थी। इसीलिए उस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और उन्होंने यह भी बताया कि उस परिपथ में वह विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कंटिन्यू परिवर्तन, चेंजिंग होता ही रहेगा। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है, तब उस परिपथ में, हमारा बंद परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होना भी बंद हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक विद्युत धारा भी हमारी प्रवाहित होती रहेगी। ये थी फैराडे की फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब अगर हम बात करें फैराडे सेकेंड लॉ की, फैराडे का दूसरा नियम क्या था? तो फैराडे का दूसरा नियम यह कहता है कि जो विद्युत वाहक बल, अभी हमने बात किया था उसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है हमारा, वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ज्यादा परिवर्तन होता है चुंबकीय फ्लक्स में तो विद्युत वाहक बल भी हमारा प्रेरित वाला वो क्या होगा? अत्यधिक होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कम होती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यही दो नियम उन्होंने दिया था हमारे फैराडे ने। ठीक है, इसी के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका थ्योरी अभी लिख देता हूँ। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है, यहाँ हमने लिखा है। उससे पहले देखेंगे क्या है कि अपने प्रयोग के आधार पर फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला और दो नियम दिए। जो इससे पहले प्रयोग हुआ था फैराडे और हेनरी के द्वारा, उसी प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाला फैराडे ने। ठीक है, और इन्होंने उस निष्कर्ष को निकालकर दो नियम दिए इन्होंने, और उसी दो नियम को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम नाम से जाना जाता है। यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम वही कहलाता है जो फैराडे ने दो नियम दिए पिछले वाले प्रयोग के आधार पर। हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम क्या है वो देखिए यहाँ पे, कि जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या हुआ आपको पता होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है कि किसी एरिया से, किसी सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। अगर उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, तब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके कारण, सिर्फ इसमें परिवर्तन के कारण ही यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल जो के कारण, यह जो बल है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह उस परिपथ में विद्युत धारा को प्रेरित करता है, जिसके कारण कि
उस परिपथ में विद्युत धारा हमारी उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यही प्रेरित करता है इस धारा को। ठीक है, इसीलिए वह धारा भी हमारी प्रेरित कहलाती है, प्रेरित विद्युत धारा। और कंडीशन यहाँ पे ये है कि यह विद्युत धारा जो है हमारी तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जब तक ये परिवर्तन होता रहेगा तब तक उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। ठीक है, और अगर यह चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा था, कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रहा था, अगर वो बंद होता है तब क्या होगा, तब उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, पूरी तरह से वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फैराडेस के दूसरे नियम पर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फैराडेस सेकेंड लॉ क्या कहता है? फैराडेस सेकेंड लॉ ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जैसे जैसे परिवर्तन होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी वैसे ही होता है। ठीक है, इसमें जिस प्रकार से परिवर्तन होगा उसी प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल भी वहां उत्पन्न होगा उस बंद परिपथ में। ठीक है, तो हम यहां पे अगर बात करते हैं, यहां पे माना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E, जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम E मान लेते हैं। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको हम मान लेते हैं। परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ? रेट, कैसे चेंज हो रहा है वो। परिवर्तन की दर के जब भी बात करते हैं तो कितने समय में कितना चेंजिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं परिवर्तन की दर। तो माना हमने कि डी टी समय में ये डी थीटा चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन की दर है चुंबकीय फ्लक्स में। तब क्या होगा हमारा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब ये हम देखते हैं, तो ये रिलेशन के लिए हमने यहाँ पहले ही लिख रखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है हमारा, और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो इसके बराबर होगा ये, यानी डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि डी टी एक छोटे वाला समय में इसमें थीटा परिवर्तन हुआ चुंबकीय फ्लक्स में, जो कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस सेकेंड लॉ। ठीक है, अब हम मानते हैं यहां पे, माना कि कुंडली में फेरों की संख्या, जो बंद परिपथ था हमारा वो कैसा था? कुंडली आकार का था ना, उस पे फेरे लगे हुए थे इस प्रकार से। कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या हो, n है। तब फिर विद्युत वाहक बल क्या होगा? तब विद्युत वाहक बल हमारा चेंज होगा। तब जो है विद्युत वाहक बल हमारा क्या होगा, वो E इज इक्वल टू n इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं इसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये जो हो जाएगा E इज इक्वल टू n, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे है, n डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप लोग के सामने आती है, ये होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल कि यहाँ पे डी थीटा आखिर है क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा क्या है यहाँ पे? तो आप लोग एक चीज जान लीजिए कि जो डी थीटा है ये क्या है। तो हमने माना कि प्रारंभ में, यानी शुरू में जो है फ्लक्स जो था हमारा चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या था? थीटा, उसको हम मानते हैं। ठीक है, थीटा 1, और डी टी समय के बाद, डी टी समय के बाद यह जो हो गया थीटा 2 हो गया। तो यही ना मैं बोला था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डी टी समय में थीटा चेंजिंग हुआ। इसमें थीटा कितना चेंजिंग हुआ ये हम यहाँ से देख रहे थे। तो हमने लिखा था n इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो हम मान रहे हैं यहाँ पे कि प्रारंभ में चुंबकीय फ्लक्स हमारा थीटा 1 था और ये डी टी समय के बाद थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिवर्तन हुआ हमारा, ठीक है,
ये dt समय में वो क्या हुआ, ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी परिवर्तन क्या था हमारा, परिवर्तन ये था डी थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बाकी फार्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। यही था फैराडेज, हमारा फैराडेज का सेकेंड लॉ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और नियम है हमारा लेंज का नियम, ठीक है। तब तक आप इसको आराम से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। लेंज नियम, लेंज लॉ क्या था। लेंज ने एक नियम दिया था, क्यों दिया था, क्या था नियम वो, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो फैराडे ने अपने नियम के आधार पर यह तो बताया था कि चुंबक के कारण जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एक बंद परिपथ में, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के बारे में अगर बात की जाए तो वो दिशा पता नहीं चल पाया था कि आखिर विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है वो किस दिशा में उत्पन्न हो रही है। और इसी दिशा का पता लगाने के लिए लेंज ने एक नियम दिया था, ठीक है, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। बस एक लाइन समझना यहाँ पे यह है कि जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था, हमारा प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रहा था उस बंद परिपथ में, उसमें आखिर उसकी दिशा क्या थी, विद्युत धारा किस दिशा से उत्पन्न हो रही थी। जैसे कि मान लिया जाए हमने कि ये अगर कुंडली है, जस्ट लाइक ये कुंडली थी हमारी, ठीक है, तो इसमें हम विद्युत धारा को किस दिशा में उत्पन्न करेंगे। इसमें विद्युत धारा या तो इस दिशा में हो सकती है, ठीक है, या अगर हम बात करें एक और कुंडली की यहाँ पर, तो इसमें जो विद्युत धारा है या फिर इस डायरेक्शन में नहीं तो फिर इस डायरेक्शन में हो सकती है कि वो इस बार इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। विद्युत धारा की दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक गोल सर्किल की तरह है, कैसा मान लें हम लोग इसको, मान लेते हैं तो ये एकदम गोल आकार का, ठीक है, ऐसा आकृति। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये देख रहे आपको, ये इसी टाइप का है, मान लिया जाए कि ये गोलाकृति है। तो या तो विद्युत धारा हमारी ऐसे प्रवाहित हो रही होगी इसमें, या फिर विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही होगी। ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि इस कुंडली से विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, जो डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये इस दिशा में प्रवाहित हो रही है अगर। या फिर सेकेंड वाले डायरेक्शन में क्या दिखा रहा है कि विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है। तो ये आखिर किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसी को पता करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया था, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है, ठीक है। इसका थ्योरी मैं आपको अभी लिख देता हूं। देखिए मैंने बताया था अभी आप लोग को कि लेंज ने जो परिपथ में विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई थी, उसकी दिशा पता नहीं थी। उसकी दिशा को पता लगाने के लिए लेंज ने अपना एक नियम दिया, जिसे लेंज के नियम से जाना जाता है। लेकिन वो नियम आखिर है क्या, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए आराम से यहाँ पे देखिएगा कि इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो हमारे इंसिडेंट होती, पूरा जो इंसिडेंट हुआ था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा था, ठीक है, उस पूरी घटना में किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हमारी प्रेरित विद्युत धारा है, इसकी दिशा अगर पता करना हो तो इसकी दिशा वही होगी जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, उसी का विरोध करता है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारी विद्युत धारा है, ये प्रेरित विद्युत धारा, ये उत्पन्न हुई थी किसके कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर इधर है तो विद्युत धारा हमारी क्या होगी, इधर होगी, क्योंकि ये उसी का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न हुई है। सिंपल है, इसका डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, क्लियर। बाय एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार मैग्नेट को बनाते हैं, ठीक है, और यहां पे हम एक कुंडली को बना देते हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि धारा पहले वाले में इस ओर चल रहा है, ठीक है। इसकी दो कंडीशन हो सकती है दिशा की, अगर विरोध करती है तो उसकी दो ही कंडीशन हो सकती है। ये बड़ा थोड़ा सा फिगर में बनाते हैं यहाँ पे, और यहां भी हम एक बार मैग्नेट को रख देते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा करंट का, या तो करंट की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब दोनों की अगर बात की जाए
तो गौर से देखिएगा कि अगर इस चुंबक को इसके पास लाते हैं हम, ठीक है, तब क्या होता है, इस चुंबक को इसके पास लाते हैं तब क्या होगा, दोनों में विद्युत धारा उत्पन्न होगा हमारा, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। कल हमने पढ़ा था ऐसा। तो ये जब धारा इधर जा रही है तो धारा की दिशा इस ओर है। कैसे हमने जान लिया, यहाँ पे धारा की दिशा इस ओर है। यही दो दिशा हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कुंडली है वो क्या है, वृत्ताकार है, यानी गोला रूप में भी है, ठीक है। तो गोला रूप में है तो धारा भी तो उसी में जाएगी ना, धारा फिर इस शेप में थोड़ा ना जाएगी, जैसा शेप है वैसा ही धारा प्रवाहित होगी। तो या तो वो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी। कैसे होगी हमको ये पता करना है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि अगर धारा की दिशा ऐसे हो, ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर पहले वाला चैप्टर जो था हमारा एक, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने पढ़ा था क्या कि एक लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर ऐसे कि ये धारा की दिशा हो, ये धारा की दिशा ऊपर की ओर है, अगर ये धारा की दिशा हो तो ये अंगूठे वाला रूल हम पढ़ रहे थे कि अगर ये धारा की दिशा हो तो ये एरिया क्या बताता है, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ठीक है। अगर ये धारा ऐसे बता रहा है, धारा इधर की ओर जा रही हो, तो जो अंगूठा होता है हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो ये हमारी हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये हो जाएगी नॉर्थ पोल और ये हो जाएगी इसकी साउथ। क्लियर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ है, अब यहाँ पे धारा की दिशा हम नीचे दिखा रहे हैं, तो अगर धारा इधर से ऐसे आ रही है, इस ओर से धारा आ रही है, ठीक है, तो इस ओर से धारा आ रही है, तो अंगूठा हमारा किधर दिखा रहा है, इस ओर दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा और वो साउथ पोल इधर हो जाएगा, ठीक है। बस यही है डायरेक्शन इसकी। क्लियर, देखिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र इसका बन गया, ठीक है। अगर धारा की दिशा ऐसे हो तो हमने पढ़ा था उस नियम में कि अगर ये विद्युत धारा की दिशा हो, अंगुलियों का घुमाव विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तब ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। और अगर विद्युत धारा की दिशा हमारा ये है, अंगुलियों का घुमाव विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो ये विद्युत धारा की दिशा है, तो ये क्या होगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इधर होने के कारण विद्युत धारा इधर हो गई, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर होने के कारण विद्युत धारा हमारी इधर प्रवाहित हो गई, ठीक है। कंप्लीट। इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।